अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का इस्तकबाल है। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। आपकी किताब का सबक नंबर 25, जिसका उन्वान है आखिरी शो, और ये एक मलयालम कहानी है, स्टोरी है। इसके मुसन्निफ़ है पॉल ज़करिया, और जिनकी पैदाइश हुई है सन 1945 में। इसका हिस्सा अव्वल हम मुकम्मल कर चुके हैं। आज इंशाअल्लाह हिस्सा दुआम का मुताला शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए बिना किसी ताख़ीर के सबक का मुताला शुरू करते हैं। उससे पहले मौलाना रूमी का एक कॉल है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि मौलाना रूमी लिखते हैं, खुदा तक पहुँचने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन मैंने खुदा का पसंदीदा तरीन रास्ता मखलूक से मोहब्बत को चुना है। मौलाना रूमी का कौन था। आइए सबक की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, गुज़िश्ता वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह हीरोइन जो है वो जहर खा लेती है, क्योंकि उसको पता चलता है कि उसका जो हीरो है, उसका जो आशिक है, उसको ब्लड कैंसर है। और उसकी पहचान जब होती है जब उस हीरो उससे दूर इख्तियार करता रहता है, और उसके हीरोइन के वालिद के इसरार पर वो दूसरी जगह शादी करने को राज़ी हो जाती है। और जो उसका मंगेतर होता है हीरोइन का, वो शख्स वही होता है जो हीरो की बीमारी का इलाज करता है। और जब उसकी तशख़ीस होती है, उसकी जब पहचान हो जाती है, हीरोइन को मालूम पड़ जाता है कि भाई मेरा जो आशिक है उसको ब्लड कैंसर है, तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं करती है और वो जहर खा लेती है। और फिर जहर खाकर वो तड़पती हुई दम तोड़ देती है। और हीरो भी फिर वहाँ उसके कमरे में दाखिल होता है, और वो दोनों एक साथ वहाँ पर दम तोड़ देते हैं। लेकिन मरने से पहले छोटी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे आती है, जिसको मुसन्निफ़ वो मुस्कुराहट देखकर मुसन्निफ़ भी बहुत ही बेकरार हो जाती है। और वो चाहती है कि भाई जो फिल्म का जो एंड हुआ है, जो इसका खात्मा हुआ है, वो बहुत ही गमगीन है, इसमें कुछ बदलाव भी हो सकता था। मुसन्निफ़ ऐसा चाहते हैं कि भाई हीरो हीरोइन मर जाते हैं तो आखिर में तो ये मरना नहीं चाहिए था, बल्कि उन्होंने जब हीरोइन मुस्कुराती है तो उसकी मुस्कुराहट देखकर वो उसका जो आशिक है उसमें एकदम जान से आ जाना चाहिए। और जो डॉक्टर है उनका इलाज करके उनको अच्छी से ज़िंदगी गुजारने का यानी मौका मिलना चाहिए। आखिर में जो मर जाते हैं तो वो मरना नहीं चाहिए, ऐसा मुसन्निफ़ सोचते हैं। अब उसके आगे हम देखते हैं क्या होता है कि मैं सिनेमा हॉल के खाली को रेडियो से गुज़रा और प्रोजेक्शन रूम के अक्सरेज कमरे सीढ़ियों से चढ़कर दाखिल हुआ, और मैंने ज़रा सा दरवाज़ा खोला। प्रोजेक्शनिस्ट अक्सपन फिल्म की रील को फिर से लपेट रहा था। मैंने उससे कहा, हीरो और हीरोइन के लिए बहुत सारे दूसरे इम्कानात खुले हुए थे। उनकी ज़िंदगी के रुख को बदलने के लिए बहुत सारे वाक़ये थे। तो मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि मैं सिनेमा हॉल के खाली रेडियो से गुजरा और प्रोजेक्शन रूम जहाँ से फ़िल्म चलाई जाती है। पहले ऐसा था कि भाई जो फिल्में होती थी वो उसकी बाकायदा एक रील बनती थी, पूरी रील बनती थी, और रील वो प्रोजेक्शन में डालकर उसको एक पीछे पर थिएटर में हम देखने फिल्म जाए तो पीछे की साइड में एक रूम होता था, प्रोजेक्शन रूम। वहाँ से एक आदमी वो रील को घुमाता था, जिसकी वजह से फिल्म दिखती थी। अभी तो सैटेलाइट के ज़रिए सब डिजिटल हो गया है, लेकिन पहले इस तरह से रील वगैरह से फिल्म चलाई जाती थी। तो वो मुसन्निफ़ भी वहाँ दाखिल हुए और वो कमरे में गए, सीढ़ियों से चढ़कर दाखिल हुए और दरवाज़ा खोला। और जो प्रोजेक्शनिस्ट था, जो फिल्म की रील चलाता था, अक्सफन फिल्म की रील को वो फिर से लपेट रहा था। तो मुसन्निफ़ ने उससे कहा कि हीरो और हीरोइन के लिए बहुत सारे दूसरे इम्कानात खुले हुए थे। उनकी ज़िंदगी के रुख को बदलने के लिए बहुत सारे वाक़ये थे। मुसन्निफ़ उससे कहते हैं, उसने एक गोल डिब्बे में रील को रख दिया। मैंने उससे कहा, इसी नुक्ते से कल हम फिल्म को फिर से शुरू करें, जिस नुक्ते पर हीरोइन के होठों पर एक पुरअसरार मुस्कुराहट तुल होती है और उनकी तख्लीकी इम्कानात को बारूए कार लाते हैं जो ये मुस्कुराहट अता करती है। और नहीं तो हम एक
एक दो रील को रोक सकते हैं और उनमें तब्दीली ला सकते हैं। मसलन अगर हीरो मौसीकी की महफिल के लिए मदुरई नहीं जाता, देखो हमको उन रील के डब्बों को खोलने दो और देखने दो कि हम मज़ीद क्या कर सकते हैं, क्या तुम्हारे पास कुंजी है। तो मुसन्निफ उसको बात करते हैं, उससे कहते उसने क्या किया कि एक गोल डब्बे में जो रील थी फिल्म की उसको रख दिया। फिर मुसन्निफ ने उससे कहा कि इसी नुक्ते से कल हम फिल्म को फिर से दोबारा शुरू कर सकते हैं, जिस नुक्ते पर हीरोइन के होठों पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट टुल होती है और वो मुस्कुराहट की वजह से उनके तख्लीकी यानी उनके जीने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। जो मुस्कुराहट अता होती है और नहीं तो हम एक दो रील रोक सकते हैं और उनमें तब्दीली ला सकते हैं। मसलन कि हीरो मौसीकी की महफिल में मदुरई नहीं जाता है, यानी हीरो वहाँ नहीं जाता है, जो मदुरई वो जाता है तो वहाँ पर उसको नहीं भेजकर हम उसको दूसरी जगह भेज सकते हैं, उसमें कुछ तब्दीली ला सकते हैं। देखो हमको मुसन्निफ और कहते हैं कि हमको उन रील के डब्बों को खोलने दो और देखने दो कि हम मज़ीद क्या कर सकते हैं। तो वो मुसन्निफ से कहता है कि तुम्हारे पास कुंजी है, पैसा है, क्योंकि ये सब करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। मैं प्रोजेक्टर अक्स अंदाज के नरम कालिब का सहारा लेकर खड़ा हो गया और उसके जहन को कई दूसरे मुताबलात और जहाद की तरफ मरकूज़ किया कि जिनकी तरफ हीरो और हीरोइन की ज़िंदगी गामजन हो सकती है। मैंने उससे कहा, मरते वक्त हीरोइन की आखिरी मुस्कुराहट मुझको बेइंतहा मुस्तरब करती है। मैं महसूस करता हूँ कि एक पूरी ज़िंदगी उससे खुसूसी शक्ल इख्तियार कर सकती है। ऐसा इस खुसूसी शक्ल में क्यों नहीं हुआ? क्या तुम मेरी ज़रा भी मदद नहीं कर सकते? तो मुसन्निफ वो प्रोजेक्शन इससे कहते हैं, वहाँ खड़े होकर उससे कहते हैं और उसका जहन को कोई दूसरी जगह वो दूसरी सिमतों में की तरफ मरकूज़ करना चाहते हैं, उसके फिल्म के दूसरे पॉइंट की तरफ। और वो कहते हैं कि हीरो और हीरोइन की ज़िंदगी जिसकी वजह से गामजन हो सकती है, नई राह ले सकती है। और मुसन्निफ ने उससे कहा कि मरते वक्त हीरोइन की जो आखिरी मुस्कुराहट है वो मुझे बेइंतहा मुस्तरब करती है, मुस्तरब यानी बेकरार करती है। मैं महसूस करता हूँ कि एक पूरी ज़िंदगी उससे खुसूसी शक्ल इख्तियार कर सकती है, और ऐसा उस खुसूसी शक्ल में क्यों नहीं हुआ? क्या तुम मेरी ज़रा भी मदद नहीं कर सकते? मुसन्निफ उससे कहते हैं। तो आगे जवाब देता है, उसने मुझसे कहा, यह आखिरी शो था मेरे दोस्त, ये रील के डब्बे कल वापस हो जाएंगे। उसने एक बड़े डब्बे में आखिरी रील केस को रख दिया और उसको बंद कर दिया। फिर उसने प्रोजेक्टर के झरोखे से एक टॉर्च को रोशन किया और सिनेमा हॉल के अंदर देखा। मैंने पर्दे समीमी की एक झलक के लिए उसके शाने के ऊपर से एक निगाह डाली, लेकिन टॉर्च की मध्यम रोशनी टिमटिमाई और पर्दे समीमी तक ना पहुंच पाई और हाल की तवील तर तारीकी में गुम हो गई। तो फिर उसके बाद मुसन्निफ उससे कहते हैं, और उसके बाद फिर उसने क्या किया कि जो रील थी फिल्म की उसको एक बड़े डब्बे में रख दिया और उसको फिर बंद कर दिया। फिर उसने प्रोजेक्टर के झरोके ने प्रोजेक्टर के जो पर्दे थे, पर्दों से एक टॉर्च को रोशन किया, एक बैटरी चलाई और सिनेमा हॉल के अंदर देखा कि भाई कोई और लोग तो नहीं इसमें मौजूद हैं। और फिर मुसन्निफ कहते हैं कि मैंने जो थिएटर के जो पर्दे थे वो उसकी एक झलक के लिए एक पर्दे को ऊपर से एक निगाह डाली, लेकिन टॉर्च की मध्यम रोशनी ने टिमटिमाई और पर्दे समीमी तक ना पहुंच पाई और हॉल की तवील तारीकी यानी कि अंधेरा, वहाँ अंधेरे में वो गुम हो गई। फिर उसने एक स्विच को दबा और एक दूसरी खिड़की खोली। रोशनियों ने सितारों की मानिंद छत के अंदरूनी हिस्से को मुनव्वर कर दिया। हमने थोड़ी देर तक रोशनियों को देखा। फिर उसने कहा, काश वहाँ इस तरह सिर्फ एक चांद भी होता। मैंने कहा, हम बादलों की ज़रूरत महसूस करते हैं, ये ठीक है ना? उसने कहा, और आंधी और बिजलियों को कूदती लकीरें भी, और सूरज के तुलू और गुरूब के इम्कान भी। उसने झरोखे को बंद कर दिया और शाम को अपने घोंसलों की जानिब वापसी के लिए चिड़िया भी। मैंने कहा, जैसे ही मैं तारीकी सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए नीचे गया, मैंने दूर आसमान की जानिब देखा और उफक पर चांद के तुलू होने के अलामात नामालूम एक कहरे आतिश से नुमाया हो रहे थे। तो फिर वो बंदा प्रोजेक्शनिस्ट वो एक स्विच को दबाता है और एक दूसरी खिड़की को खोलता है।
जैसे वो सीट दबाता है तो रोशनी ने सितारों की मानिंद जो थिएटर की छत की जो अंदरूनी हिस्सा था उसको मुनव्वर कर दिया, यानी रोशन कर दिया। फिर मुसन्निफ़ कह रहे कि हमने थोड़ी देर तक रोशनियों को देखा, फिर उसने कहा कि काश वहाँ इस तरह सिर्फ एक चाँद भी होता। यानी वो मुसन्निफ़ से कहता है कि काश इस तरह वो फिल्म के अंदर भी एक चाँद होता। तो मुसन्निफ़ से कहते हैं कि हमको बादलों की ज़रूरत महसूस करते हैं, ये ठीक है ना। फिर वो कहता है कि और आंधी और बिजलियों को कूदती लकीरें भी और सूरज की तुल और गुरूब होने के इम्कान भी, ये सब ज़रूरतें हम महसूस करते हैं। ये सब बात उनकी होती है। उसके बाद वो पर्दों को बंद कर देता है और फिर मुसन्निफ़ कहते हैं कि शाम को अपने घोंसलों की जानिब वापसी के लिए जो चिड़िया है वो चिड़िया भी उस मंज़र में दिखाई देने चाहिए। फिर जैसे ही मैं तारीकी में से सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए नीचे गया, मुसन्निफ़ ने कहा कि जैसे ही मैं अंधेरे से सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए नीचे गया तो मैंने दूर आसमान की जानिब देखा और उफक पर चाँद के तुल होने के अलामात नामालूम एक गहरे आतिश से नुमाया हो रहे थे। जब मुसन्निफ़ कह रहे कि मैं नीचे जब लड़खड़ाते हुए गया तो मैंने उफक कहते हैं जहाँ पर ज़मीन और आसमान का वो हिस्सा जो मिला हुआ दिखाई दे। उफक हम जब देखते हैं दूर आसमान में, कोई मैदान में ऐसा देखते हैं तो वहाँ ज़मीन और आसमान का हिस्सा मिला हुआ दिखता है, तो इस हिस्से को उफक कहते हैं। तो मुसन्निफ़ कहते हैं कि मैंने उफक के पर चाँद के तुल होने के अलामात देखी और गहरे आतिश, यानी गहरे के मायने होते गहराई, और गहराई वाले आतिशे से वो चीज़ें नुमाया हो रहे थे और फिर ये फिल्म मुकम्मल हो जाती है। तो ये मलयालम फिल्म का आखिरी शो भी हमारा मुकम्मल हुआ। आप इसको अच्छे से किताब में से और पढ़िए और इसके सवाल जवाब खुद लिखने की कोशिश कीजिए। मैं आपको इसकी PDF भेज दूँगा। अल्लाह हाफिज़।